जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटी यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ काफ़ी मदद मिलेगी। और आज के सेशन में हम करेंगे एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 5 जनवरी 2022 मॉर्निंग शिफ्ट के टीचिंग एप्टीट्यूड के 4 क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है जो पेपर 1 है उसमें आपकी 10 यूनिट है और आज के सेशन में हम करेंगे यूनिट 1 मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड। और इस एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड के 4 क्वेश्चन आए हुए थे जिनको हम 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि दोस्तों आप एनटी यूजीसी नेट 5 जनवरी 2022 पेपर 1 मॉर्निंग शिफ्ट के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेवल ऑफ टीचिंग विच डिमांड्स द यूज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इज। शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है टीचिंग का ऐसा कौन सा लेवल है जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात करता है। अब देखो, जैसा कि आपको पता है लेवल्स ऑफ टीचिंग के आपके 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है आपका मेमोरी लेवल, और दूसरा लेवल आपको होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा लेवल आपको होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी लेवल की, जो कि हर्बर्ट ने दिया था। दूसरा लेवल आपको होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो आपका मोरिज्म ने दिया था, और तीसरा लेवल है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जो आपका हंट ने दिया था। अब हम बात करते हैं मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल जो होता है वो सबसे थॉटलेस होता है, और दूसरा लेवल आपको होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका थॉटफुल होता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल को तभी अचीव किया जा सकता है जब आपने मेमोरी लेवल को अचीव कर लिया हो। फिर तीसरा लेवल आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, ये आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट थॉटफुल होता है, इसमें माइंड का सबसे ज़्यादा यूज होता है। और ये जो लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको तभी अचीव किया जा सकता है जब आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को अचीव कर लिया हो। अब देखो, सबसे पहले मेमोरी लेवल को जान लेते हैं। जो मेमोरी लेवल होता है इट इज़ द लोएस्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल सबसे निचले पायदान का लेवल है, यह थॉटलेस होता है। इसमें बच्चा ज़्यादा सोच विचार नहीं कर सकता है। इसमें क्या होता है, एक टीचर बताता जा रहा है और स्टूडेंट लिखता जा रहा है। दूसरा पॉइंट है फोकस ऑन रॉट लर्निंग। जो मेमोरी लेवल होता है, मेमोरी लेवल रॉट लर्निंग पर फोकस होता है। बच्चा सिर्फ चीज़ों को रटने पर ध्यान देता है। कंटेंट सिर्फ माइंड में जाना चाहिए, कंटेंट बच्चे के समझ में आए या ना आए इस बात से कोई मतलब नहीं होता। थर्ड पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर इज इम्पोर्टेंट नॉट लर्नर। मेमोरी लेवल का पूरा फोकस केवल टेक्स्ट बुक नॉलेज पर होता है, सिर्फ कंटेंट से मतलब है, ना कि लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग पर। टीचिंग का दूसरा लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और इस लेवल को एक्सप्लेनेटरी लेवल भी कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल को एक्सप्लेनेटरी लेवल भी कहा जाता है। इसे एक्सप्लेनेटरी लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा इस लेवल पर चीज़ों को अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकता है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स। इस लेवल पर बच्चा प्रिंसिपल और फैक्ट के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इस लेवल पर बच्चे को पता होता है कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8 कहाँ से आया। इस लेवल पर वह बच्चा जानता है कि 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, और 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। इस टाइप से जो नेक्स्ट नंबर आएंगे वो 2 ऐड करने पर आएंगे। तो इस लेवल पर बच्चा प्रिंसिपल और फैक्ट के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकता है। थर्ड पॉइंट है थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ये थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है। इस लेवल पर बच्चा सोच विचार करना शुरू कर देता है। थर्ड पॉइंट है थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है। इस लेवल पर बच्चा सोच विचार करना शुरू कर देता है। इस लेवल पर यदि टीचर से पढ़ाने में कुछ गलती हो जाती है तो बच्चे को तुरंत पता चल जाता है कि सर ये चीज़ गलत है, इसकी जगह यह नहीं यह आएगा। तो बच्चा इस लेवल पर पूरा सोच विचार करना शुरू कर देता है। मेमोरी लेवल पर बच्चा थॉटलेस होता है, वह सोच विचार नहीं कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बच्चा सोच विचार करने में कैपेबल हो जाता है। एक बात ध्यान देने वाली है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को तभी अचीव किया जा सकता है जब मेमोरी लेवल को अचीव कर लिया गया हो। टीचिंग का तीसरा लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल। जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये आपका मोस्ट थॉटफुल होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत ज़्यादा थॉटफुल होता है। इस लेवल पर बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी सोचने समझने में कैपेबल हो जाता है
जिन चीज़ों को वो देख नहीं सकता है। आपको पता है हमारी वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, वस्तुओं में दो प्रकार का गुण पाया जाता है। पहला होता है कंक्रीट और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देख सकें और छू सकें, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम ना देख सकें और ना छू सकें। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बच्चा केवल उन चीज़ों के बारे में सोच विचार कर सकता है जो कंक्रीट है, जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल पर बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी सोच विचार कर सकता है जो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब जिन्हें वो देख नहीं सकता और छू नहीं सकता। रिफ्लेक्टिव लेवल का सेकंड पॉइंट है, रिफ्लेक्टिव लेवल यूज हायर मेंटल प्रोसेस सच एज रीजनिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट, इमेजिनेशन, आइडिया एंड थॉट। रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चा अपने माइंड की हायर मेंटल प्रोसेस को यूज करता है। बच्चा कंक्रीट चीज़ों के अलावा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में रीजनिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट, इमेजिनेशन, आइडिया एंड थॉट को यूज करने में कैपेबल हो जाता है। एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आइसोलेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और बाद में उनकी स्टडी कर लेना। रिफ्लेक्टिव लेवल का थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्यूशन। रिफ्लेक्टिव लेवल का पूरा फोकस किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर होता है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि टीचिंग का ऐसा कौन सा लेवल है जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की डिमांड करता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा थॉटफुल लेवल है। तो हमने पढ़ा अभी जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ये सबसे ज़्यादा थॉटफुल लेवल है। इसमें बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी सोच विचार करना शुरू कर देता है जिन्हें वो देख नहीं सकता और छू नहीं सकता। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट लर्नर। जो आपका वयस्क विद्यार्थी है इसमें इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, तो नॉट द कैरेक्टरिस्टिक आपको फाइंड करना है। तो यहाँ आपकी 5 विशेषताएं दी हुई हैं और इसमें से 2 विशेषताएं ऐसी हैं जो अडल्ट लर्नर की नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अडल्ट लर्नर की क्या विशेषताएं होती हैं। जो अडल्ट लर्नर होते हैं उसकी पहली विशेषता है दे आर ऑटोनोमस लर्नर, वे आपके ऑटोनोमस लर्नर होते हैं। अब ऑटोनोमस लर्नर कौन होते हैं? ऐसे लर्नर जो लर्निंग एक्टिविटीज को रेगुलेट और कंट्रोल कर सके, वो आपके ऑटोनोमस लर्नर होते हैं। और दूसरी विशेषता है कि जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो आपके मैच्योर लर्नर होते हैं। मैच्योर लर्नर का मतलब क्या होता है? ऐसे लर्नर जिनके पास एक वाइड वास्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, मतलब एक बड़े पैमाने पर एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, वाइड एबिलिटीज हो, वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो और वाइड एक्सपीरियंस हो, वो आपके मैच्योर लर्नर होते हैं। और अडल्ट लर्नर की तीसरी विशेषता है दे आर पर्पसफुल एंड मोटिवेटेड। जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो पर्पसफुल होते हैं, उनके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है जिसे वो अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर से अचीव करते हैं। अडल्ट लर्नर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इनको अलग से मोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं उनकी चौथी विशेषता है दे आर रेशनल। जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो आपके रेशनल होते हैं। अब रेशनल लर्नर से क्या मतलब है? ऐसे लर्नर जो अपने डिसीजन सिर्फ इमोशन से ना लें, डिसीजन लेने में इंटेलिजेंट थिंकिंग का भी यूज करें, वो आपके रेशनल लर्नर होते हैं। और इनकी 5वीं विशेषता है कि दे आर गोल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो आपके गोल और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। और इनकी 6ठी विशेषता है दे आर बैलेंस चॉइस। ये जो अडल्ट लर्नर होते हैं ये बैलेंस चॉइस होते हैं। बैलेंस चॉइस का क्या मतलब होता है? ऐसे लर्नर जो डिसीजन लेने में इमोशनली और मेंटली दोनों तरीके से स्टेबल हों, तो दोनों की इक्वल मात्रा होनी चाहिए, ये आपके बैलेंस चॉइस होते हैं। इसी टाइप से जो अडल्ट लर्नर होते हैं उनकी और भी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और वो रिस्क टेकर होते हैं और वो क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस का मतलब होता है ऐसे लर्नर जिसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हो, ये नई चीज़ों को जानने के बहुत इच्छुक होते हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या निकालना था? इसमें निकालना था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट लर्नर। निम्न में से कौन सी वयस्क विद्यार्थी की विशेषता नहीं है? अब देखो, पहली विशेषता है दे आर मैच्योर लर्नर, वे मैच्योर लर्नर होते हैं, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो आएगा नहीं, आपको निकालना नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। अब बी को देख लेते हैं, दे कैन एक्ट रेशनली। आपको पता है जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो रेशनल होते हैं, तो ये भी आपकी विशेषता है, ये भी नहीं आएगा। अब देखो सी पॉइंट को पढ़ लेते हैं, दे सर्च फॉर ए रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी, वे उचित स्थिर पहचान खोजते हैं। इसका मतलब क्या है? अडल्ट लर्नर स्टेबल आइडेंटिटी खोजते हैं,
जो कि बिल्कुल गलत है। बहता पानी हमेशा पीने लायक होता है। यदि पानी एक जगह रुक जाए तो वो सड़ जाता है। अडल्ट लर्नर की जो आइडेंटिटी है वो बैलेंस चॉइस है। मतलब अडल्ट लर्नर इमोशनली और मेंटली दोनों तरीके से बराबर मात्रा में स्टेबल रहना चाहता है। तो इस टाइप से जो सी पॉइंट है ये आपकी अडल्ट लर्नर की विशेषता नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं। तो जो सी है आपका, एक तो सी ऑप्शन में है, एक डी ऑप्शन में है। एक बार डी को रीड कर लेते हैं। दे कैन मेक बैलेंस चॉइस। आपको पता है जो अडल्ट लर्नर होते हैं आपके बैलेंस चॉइस होते हैं, तो ये तो विशेषता है और आपको निकालना है नॉट द करेक्टरिस्टिक, तो ये तो आएगा नहीं। इसके बाद ई पॉइंट को पढ़ लेते हैं। ऑफ एन क्वेश्चन कॉन्टेम्परेरी वैल्यूज, बहुधा समसामयिक प्रश्न मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जो कॉन्टेम्परेरी वैल्यू होती हैं ये क्या होती हैं, ये ऐसी वैल्यू होती हैं जो सिद्धांतों पर बेस्ड होती हैं। इसमें ट्रेडिशनल वैल्यू और मॉडर्न वैल्यू दोनों को शामिल किया जाता है। एक अडल्ट लर्नर कभी भी कॉन्टेम्परेरी वैल्यूज पर उंगली कभी नहीं उठाएगा, तो ये भी आपकी अडल्ट लर्नर की विशेषता नहीं है, करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसमें से दो करेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो अडल्ट लर्नर की नहीं है, वो कौन सी है, सी और ई। अब देखो जो सी और ई है ये आपके सी ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ। लिस्ट 1 आपको ये दी हुई है और लिस्ट सेकंड आपको ये दी हुई है। जो लिस्ट 1 है इसमें आपको दिया है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, मतलब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। और जो लिस्ट सेकंड है इसमें आपकी दी है लर्निंग इलस्ट्रेशन, मतलब दृष्टांत, एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। तो इसमें देखो साइकोलॉजिकल है, सोशियो कल्चर है, इंस्टीट्यूशन है और टीचिंग लर्निंग है, तो इनको मैच करना है इनके साथ। तो देख लेते हैं इसका। अब देखो सबसे पहला फैक्टर आपका साइकोलॉजिकल है, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है जो साइकोलॉजिकल होता है इसका रिलेशन माइंड से होता है, और माइंड से है तो इसका रिलेशन आपका इंटेलिजेंस से हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकल बिलोंग करेगा इंटेलिजेंस से। दूसरा है आपका सोशियो कल्चर, तो सोशियो कल्चर को मैच करना था। अब सोशियो कल्चर आपका सोसाइटी होता है और सोसाइटी बिलोंग करती है फैमिली से। अब देखो थर्ड फैक्टर आपका इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करती है रिलेशनशिप से, तो इसका हो जाएगा फैकल्टी रिलेशनशिप। और चौथा फैक्टर आपका टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग बिलोंग करती है आपकी मेथड से, कि आपके मेथड क्या है पढ़ाने के, तो मेथड ऑफ टीचिंग इसका हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब देखो इसको मैच करना था, जो साइकोलॉजिकल है इसका रिलेशन आपका इंटेलिजेंस हो जाएगा, तो ए का थर्ड हो गया जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो। और दूसरा आपका सोशियो कल्चर है जो कि सोसाइटी से बिलोंग करता है, सोसाइटी आपकी फैमिली होती है, तो बी का फोर्थ हो गया। उसी टाइप से आपका इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप से, तो फैकल्टी रिलेशनशिप इसका हो जाएगा, तो सी का सेकंड हो गया। और उसी टाइप से आपकी टीचिंग लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग में आपके मेथड आते हैं, तो मेथड ऑफ टीचिंग इसका हो जाएगा, तो डी का फर्स्ट आपका ये हो गया, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसके बाद अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन विच गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इवैल्यूएशन है जो टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी फीडबैक प्रोवाइड कराता है। अब देखो जो रॉबर्ट स्टिक्स है उसने बहुत अच्छी बात कही है। उसने कहा है व्हेन द कुक टेस्ट द सूप दैट इज फॉर्मेटिव, और द गेस्ट टेस्ट द सूप दैट इज समेटिव। जब कुक फूड को टेस्ट करता है तो वह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी फूड पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। यदि कुछ मसाले वगैरह कम है तो कुक मसाले ऐड कर सकता है, पानी कम है तो पानी डाल सकता है, मतलब भोजन बनाने के दौरान कुक भोजन में कुछ भी चेंज कर सकता है। यह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा। लेकिन जब गेस्ट फूड को टेस्ट करते हैं तो वह समेटिव इवैल्यूएशन है, क्योंकि भोजन पूरा बनकर तैयार हो चुका है, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें गेस्ट फूड को चेक करके बताएंगे कि भोजन अच्छा है या नहीं। जिसका इवैल्यूएशन ड्यूरिंग में हो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, और जिसका इवैल्यूएशन लास्ट में हो, एंड में हो, वो आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है। सबसे पहले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं कि आखिर ये होता है क्या है। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ये यूज्ड होता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। किसके लिए? टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है,
यह स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस को चेक करने के लिए होता है कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो ठीक तरह से हो रही है या नहीं। यदि स्टूडेंट की लर्निंग ठीक तरह से हो रही है तो उसे कंटिन्यू रखा जाता है, और यदि लर्निंग ठीक तरह से नहीं हो रही है तो उसमें नेसेसरी चेंजेस किए जाते हैं। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक that can be used by the instructor to improve their teaching and by student to improve their learning. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का गोल स्टूडेंट्स की लर्निंग को मॉनिटर करना होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों को फीडबैक प्रोवाइड कराता है। टीचर को फीडबैक इसलिए प्रोवाइड कराता है ताकि टीचर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सके, और स्टूडेंट को फीडबैक इसलिए प्रोवाइड कराता है ताकि वे अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। इसके बाद हम जानेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आखिर होता क्या है। जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है डन टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन देयर प्रीवियस नॉलेज एटसेट्रा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के बेस पर, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन के बेस पर बच्चे को लर्निंग में क्या प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम को फाइंड किया जाता है ताकि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सेकेंड पॉइंट है, एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू डायग्नोस द वीकनेस इन द इंडिविजुअल ग्रुप लर्निंग। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के जरिए इंडिविजुअल या ग्रुप की क्या वीकनेस है इसका पता लगाया जाता है ताकि उसका रेमेडियल किया जा सके। इसका थर्ड पॉइंट है, आफ्टर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रेमेडियल टीचिंग सजेस्टेड। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद रेमेडियल टीचिंग को सजेस्ट किया जाता है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें निकालना था द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन विच गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट एज वेल एज टीचर। मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है। तो कौन सा था, ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ये ड्यूरिंग द टीचिंग होता है और इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों को फीडबैक प्रोवाइड कराई जाती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।